Hello, dear online students. Welcome back to our channel. I hope you all are really doing well. So, dear students, हमने जो है लास्ट टाइम पे जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दैट वाज स्टीरियो केमिस्ट्री एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टीरियो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। फर्दर मूविंग अहेड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 एंड इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस में आपके मैंने सिलेबस जो डिस्कस किया था उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियन होते हैं, मॉलिक्यूल को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फंडामेंटली यही रहेगा कि जो हमने लास्ट लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था उसी को हम कैरी करेंगे आगे की तरफ। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था, तो लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, हमने बोला था कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं। ठीक है, किसी भी सैंपल से तो लाइट क्या कर सकती है आपका पोलरिमीटर में के थ्रू पास होने पर हमने देखा था कि या तो उस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और इस फिनोमेनन को हमने बोला था ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखाते हैं उन कंपाउंड्स को हमने नाम दिया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ फर्दर जो है आगे बढ़ने से पहले मैं एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ दैट इज कायरलिटी। ठीक है, एक टर्म है हमारे पास में दैट इज कायरलिटी। इसको समझते हैं, इसका मतलब है क्या कायरलिटी। तो बेसिकली कायरलिटी का मतलब होता क्या है, ये वो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ एक सर्टेन मॉलिक्यूल्स के अंदर में एक प्रॉपर्टी है, एक तरीके की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एक तरीके की प्रॉपर्टी है या जो रिप्रेजेंट करती है उन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, एक तरीके से आप प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू fulfill the condition of optical activity। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपके पास में क्या होता है, कायरलिटी होती है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि जनरली कायरलिटी एक ऐसी कंडीशन होगी, इट इज अ काइंड ऑफ नेसेसरी कंडीशन जो कि आपका क्या कर सके, एक तरीके से नेसेसरी कंडीशन है किसी मॉलिक्यूल के अंदर में, ताकि उसको कायरल बना सके। ठीक है, एक नेसेसरी कंडीशन है ताकि किसी मॉलिक्यूल को क्या कर सके, कायरल बना सके। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो मॉलिक्यूल मेजरली आपका क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल आपको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल या तो आपका कायरल हो सकता है और या तो आपका क्या हो सकता है, ए कायरल हो सकता है। तो जनरली, अभी मैं जनरली बात बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, अगर मॉलिक्यूल आपका कायरल है तो वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो कैसा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, उसके लिए कुछ सर्टेन और कंडीशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं कैसी बात कर रहा हूँ इसको लेकर के, जनरली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं एक आरएल होने की, तो मॉलिक्यूल अगर एक आरएल है तो वो हमेशा, मॉलिक्यूल हमेशा आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब इस कायरल मॉलिक्यूल की पहचान होती क्या है। ठीक है, इस कायरल मॉलिक्यूल की पहचान होती क्या है, तो एक सिंपल पहचान है इस कायरल मॉलिक्यूल की कि कायरल मॉलिक्यूल पजेस, ये एक जो कायरल मॉलिक्यूल होता है ये क्या पजेस करता है, पजेस अ कायरल सेंटर। एक क्या पोजेस करेगा, कायरल सेंटर कह लो, या फिर कह लो एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, और कह लो आप लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो आप कि अगर मान लो एक कोई मॉलिक्यूल कायरल है आपका, कोई भी मॉलिक्यूल आपका कायरल है तो उसके पास एक कायरल सेंटर होगा। ठीक है, या ये बोल सकते हो आप लोग कि उसके अंदर में एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा या स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो कायरल टर्म था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको इंट्रोड्यूस किया था कैल्विन ने। ठीक है, कैल्विन ने,
कब? 1884 में। 1884 ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था कैल्विन ने, ठीक है। और एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है आपका, ये जनरली आपका एसिमेट्रिक सेंटर 1874 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय वॉन्टॉफ ने। काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं वॉन्टॉफ आपके, काफ़ी काम रहा है इनका केमिस्ट्री के अंदर में, काफ़ी चीज़ें जानोगे इसके बारे में, इनके बारे में, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अब आपको जो मैंने यहाँ पे टर्म बताया कायरल सेंटर, तो यानी कहने का मतलब ये कि एक कायरल मॉलिक्यूल के पास में एक कायरल सेंटर होगा। अब इस कायरल सेंटर का मतलब समझते हैं। तो देखो कायरल सेंटर का सीधा सीधा मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी क्या क्या होती है? कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन कैसा होता है आपका? टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। और टेट्रावेलेंस टेट्रावेलेंट होता है, इसका मतलब क्या है? ऑल एटम्स मस्ट बी डिफरेंट, डिफरेंट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो बात, कोई कार्बन टेट्रावेलेंट है यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्रावेलेंट है यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और सारे एटम्स उस पर क्या होंगे? मस्ट बी डिफरेंट अटैच्ड टू कार्बन एटम्स, टू कार्बन एटम, ठीक है। वो जो कार्बन एटम है उससे क्या होगा? आपका सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए? डिफरेंट जनरेट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मेजरली होगा क्या कि जैसे एक कार्बन है, तो अगर कायल सेंटर कैसा होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कैसा है आपके पास में? डी है। तो ये जो आपके पास में चार डिफरेंट एटम्स हैं, दिस फोर डिफरेंट एटम्स ए बी सी और डी है, ए मस्ट नॉट इक्वल टू बी, मस्ट नॉट इक्वल टू सी, मस्ट नॉट इक्वल टू डी, ठीक है। अगर ये कंडीशन है आपके पास में, और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर में ये जो है आपका सारे एटम डिफरेंट पोजेस कर रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो ऐसे सेंटर को हम बोलते हैं, ऐसे सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं, और बोलते हैं कि एक तरीके का क्या है ये? एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी कायरल मॉलिक्यूल की, एक कायरल मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी पर एक एसिमेट्रिक है, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर, ओनली ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, अगर किसी पर एक ओनली एक एसिमेट्रिक सेंटर है, किसी पर एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, तो जो ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है आपके पास में, ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा आपका? ये मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑलवेज कायरल रहेगा। कैसा रहेगा? ये ऑलवेज कायरल रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? कायरल रहेगा। और ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा क्या बनाता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, NSI MSMI बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और ऐसे की मिरर इमेज को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। तो बेसिकली इनैंशियोमर्स क्या है? टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। तो टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये है ऐसा, ओके। नाउ मूविंग फर्दर अहेड, वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स आल्सो। सो तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखना कि जब भी दो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जनरेट होगी, वो आपकी क्या होगी? इनैंशियोमर, जब आपके पास में एक एसिमेट्रिक कायरल सेंटर होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जितने, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके पास में कि अगर हम इसको देखें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ये एक सेट ऑफ एग्जाम्पल है आपके पास में। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखें कि यहाँ पे कायरल सेंटर भी है। कायरल सेंटर कैसे बताया मैंने आपको? कि आपको देखना है यहाँ पे कि चार एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इस पर एसिमेट्रिक सेंटर है यहाँ पे, देखें अगर हम लोग, ये sp3 कार्बन और चारों एटम डिफरेंट अटैच्ड है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? ये आपका ए कायरल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है? ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल विद कायरल सेंटर्स।
मॉलिक्यूल अगर एक कायरल हो गया ना, तो एक बात तो फिक्स है बेटा कि अगर मॉलिक्यूल आपका एक कायरल हो गया तो ये मॉलिक्यूल जो होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि जो नेसेसरी कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए वो क्या है, वो ये है कि उसके अंदर में मतलब इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं कि किसी भी कायरल मॉलिक्यूल के अंदर में कायरल सेंटर होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे कायरल मॉलिक्यूल होंगे, एक कायरल मॉलिक्यूल होंगे जिन पर कायरल सेंटर होगा। तो बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये बोल सकते हो आप लोग कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी is that a molecule must possess या इस तरह के लिखो, a molecule इस तरीके से लिखो, एक नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज दैट a molecule must be chiral। एक मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए आपका, कायरल होना चाहिए। दैट इज एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से। जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने सिमेट्री एलिमेंट का यूज किया, दैट सिमेट्री एलिमेंट वाज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो हम लोगों ने सिमेट्री एलिमेंट का यूज किया, दिस सिमेट्री एलिमेंट वाज योर पीओएस। ये सिमेट्री एलिमेंट आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके पास में जनरली एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल आपका इनएंटियोमर होगा, हमेशा नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, ऑलवेज कायरल होगा अगर एक एसिमेट्रिक है। और कई बार ऐसा होता है कि मोर देन वन हो, या दो या दो से ज्यादा भी हो जाते, तो इस तरह की कंडीशन भी आपके पास में रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना ना। तो ये है इस तरीके से ना। फर्दर इसमें डाइस्टेनोमर्स वगैरह भी होते हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराओ किसी भी उससे एसिमेट्रिक सेंटर से, देन यू विल गेट टू नो दैट कि वो लाइट आपका डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कायरलिटी को। तो कायरलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक प्रॉपर्टी है। देन हमने बोला कि भाई मॉलिक्यूल आपका दो तरीके का, कायरल और एकायरल है। तो जब कायरल है तो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एकायरल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमने बोला कि भाई कायरल होता क्या एक तरीके से, तो कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें कायरल सेंटर होगा, या कह लो एसिमेट्रिक सेंटर होगा, या स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा एक तरीके से। ठीक है, उसके लिए हमने बताया कि भाई कायरल सेंटर के अंदर में कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और सारे एटम्स कैसे होने चाहिए आपके पास, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं एक बात बताऊं कि जो हमने एक बात बोली कि अगर मैं उसके अंदर में कि एक सेंटर होगा तो उसको उस मॉलिक्यूल को हम लोग इनएंटियोमर बोलेंगे, और वैसा मॉलिक्यूल हमेशा कैसा रहेगा आपका, ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा योर दैट मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, और इनएंटियोमर इसको बोलते हैं हम लोग। नाउ सम ऑफ द मॉलिक्यूल मे हैव एसिमेट्रिक सेंटर, बट उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि सिमेट्री एलिमेंट्स होता क्या है फर्दर लेक्चर्स के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम लोग अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो टुडे वी विल डिस्कस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल फर्दर, दैट व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, ये बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन की जरूरत इसलिए पड़ी टू स्टडी थ्री डी मॉलिक्यूल, एक थ्री डी मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए, किसमें, इन अ टू डी प्लेन, इन अ टू डी प्लेन, इन अ टू डी प्लेन। एक टू डी प्लेन में एक थ्री डी मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ये नीड है भाई, इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी है किसको, एक मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन में ये है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे इसमें देर आर डिफरेंट मॉडल दैट आर रिप्रेजेंटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल डिस्कस इज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में स्टूडेंट होता क्या है एक तरीके से,
एक तरीके से आपके पास में जो है ऐसे मान के चलिए आप लोग कि आपके पास में एक कार्बन sp3 कार्बन है और इसमें दो चीजें रहेंगी, दो लाइन जो होंगी वर्टिकली दो लाइनें आपकी ऑन द प्लेन होंगी, ठीक है, या ये कह सकते हो टू लिगेंड्स ऑन द प्लेन। दो लिगेंड किस में होंगे आपके ऑन द प्लेन में होंगे, ठीक है। वन क्या होगा, वन लिगेंड अबव द प्लेन, ठीक है, एंड वन लिगेंड बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो प्लेन तो आपकी कॉपी है, उस कॉपी को प्लेन मारते हुए या ब्लैक बोर्ड को प्लेन मानते हुए ये आपके पास में जो डैश रिप्रेजेंटेशन है, दिस डैश रिप्रेजेंटेशन एंड सॉलिड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये जो आपके पास में डैश रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास सॉलिड रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज सॉलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये जो आपके पास में डैश रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज योर डैश, और ये दिस इज योर सॉलिड रिप्रेजेंटेशन, एंड these two atoms are on the plane, on the plane, इस तरीके से, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके पास में एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, अबव द प्लेन ये सॉलिड लाइन होगी आपकी, डैश लाइन होगी। और क्या बता सकते हो आप इसके अंदर में, ये भी बोल सकते हो कि कई बार हमें इसमें अगर मान लो हमें ये नहीं पता, ये ऐसे हमने दिखा दिए, तो ये जो वेवी लाइंस है, दिस वेवी लाइंस, ये वेवी लाइंस क्या होती हैं आपके पास में, जिनका स्टीरियो या ये कह सकते हो सिमेट्री, या ये बोलो आप लोग कि पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, यानी अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन है, इट इज नॉट डिफाइंड, यू कैन से दैट कि स्टीरियो केमिस्ट्री इज नॉट डिफाइंड, स्टीरियो केमिस्ट्री इज नॉट डिफाइंड, स्टीरियो केमिस्ट्री इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, तो अगर हमारे पास में इस तरीके से जिगजैग नोटेशन है, अबव बिलो इस तरीके से दिखा रखा है, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे आपके पास में ये एटम बिलो द प्लेन है और ये आपका अबव द प्लेन है। उस तरीके से ये डाउन की फॉर्म में, तो ये डाउन द बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन है, दिस इज बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन है। एंड वन मोर थिंग यू कैन से इट लाइक दिस कि आपके पास में जो यहाँ पे अबव द प्लेन है, यू कैन से दैट इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये आपका ऑब्जर्वर की तरफ है। और ये जो बिलो द लाइन है, यू कैन से दैट इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये तो दे रिमेंबर दिस थिंग कि फ्लाइंग वेज का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से sp3 मॉलिक्यूल के अंदर में होता है। सेकेंड वी कैन गो फॉर फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, सेकेंड वन इज योर फिशर प्रोजेक्शन, या फिशर प्रोजेक्शन, या यू कैन से दैट कि फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि देखो मैं खुद बताऊं, मेरी जो मास्टर्स है वो ऑर्गेनिक्स है, तो हम हमेशा अपने पास मॉडल लेके नहीं घूम सकते। तो आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, ट्राई करो कि इमेजिनेशन का, ठीक है, बिकॉज जो साइंस सब्जेक्ट है, इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितना स्ट्रांग आप इमेजिन कर पाओगे, जितना आप सोच पाओगे, दैट मच यू कैन बिल्ड कॉन्सेप्ट इन दिस सब्जेक्ट। सो जो आपके पास में मेजर आपके पास में एक वो है, वो यही है कि आप इसको एक तरीके से इमेजिन करके सोचते हुए चलिए, ठीक है। बॉल स्टिक मॉडल हर जगह आपको नहीं मिलेगा, तो एक 2D आपके पास कॉपी है, उसी पर आपको सारा काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक हमने मॉलिक्यूल बनाया इस तरीके से टेट्राहेड्रल मैनर में, ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा, सी, दिस इज ए एंड दिस वन इज योर बी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज हेयर, आपको मैं एक तरीके से बताता हूँ कि टेट्राहेड्रल मैनर है, तो टेट्राहेड्रल मैनर इज, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। अगर मैं इसको घुमाऊं, इट इज लाइक दिस कि यहाँ पे आपके उसमें ए है, यहाँ पे आपके उसमें बी है, यहाँ पे आपके उसमें डी है, और यहाँ पे आपके पास में सी है, इस तरीके का, इस तरीके से एक टेट्राहेड्रॉन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो सी और डी है वो एक प्लेन में ऐसे,
ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी और ये कैसा आपका डी है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, इसको ऐसे दिखा सकते हो आप, सी डी, ये ए है और एक बी है, इस तरीके से। ठीक है, इमेजिन करके चलना आपकी ए जो अबव और बिलो है उसको हमने एक साथ रखा है और सी और डी को हमने जो प्लेन पर है एक साथ रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप इमेजिन करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब ये जो सी बी और सी है ना, जो मतलब कार्बन है बीच में आपके पास में, और ये जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है दैट इज ए और बी, सॉरी, ये जो ए और बी है ना, ये आपका कैसा है, ये आपका एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। तो इसको आप एक लाइन में मार के चले। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके पास में ये है, दिस इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, दिस इज योर अबव द प्लेन। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे आपके पास में दो लाइंस हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, टू लाइंस है यहाँ पे आपके पास में, एटम्स आर, और ये जो सेंटर में आपके पास रहेगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो सॉरी जो आपके पास में वर्टिकल लाइन है, इस लाइन में जो सेंटर पे एटम रहेगा ये आपका कार्बन होगा। ठीक है, दिस विल बी कार्बन। ओके, तो टू लाइंस रहेंगी यहाँ पे, टू लाइंस रहेंगी यहाँ पे, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रहेगी और कौन सी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन होगी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो वर्टिकल वाली लाइन होगी आपके पास में, जो आपके पास वर्टिकल लाइन रहने वाली है, इस वर्टिकल लाइन के अंदर में जो ये स्ट्रेट, दिस लाइन इज योर वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये वर्टिकल लाइन रहेगी इसके अंदर में आपके पास में क्या रहेगा, ये आपके पास में मेजरली ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूँ इनको ऐसे। और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा यहाँ रहेगा और जो मोस्ट रिड्यूस होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, इस तरीके से, ऐसे मतलब इस सीरीज में अगर हम लोग देखें। बट जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे आपके पास में दो लाइनें होने वाली हैं। ठीक है, तो फिशर जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हो आप लोग, यूजुअली द प्रोजेक्शन इज ड्रॉन, द प्रोजेक्शन इज ड्रॉन so that the so that the longest carbon chain in the molecule, carbon chain in the molecule, carbon molecule is vertical and highly oxidized, and highly oxidized function is at the top, is at the top. ठीक है, just remember this now. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, कुछ स्पेसिफिक वेज हैं जिसपे हम लोग इसके मतलब इसको समझ सकते हैं, और उसको तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको लेकर के मैं आपको बोलूँगा। तो अगर मान लो इनमें इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ठीक है, वेदर द टू स्ट्रक्चर्स, whether the two structures are identical or not, identical or not, ठीक है, these projections, these projections can be used, can be used to in can be used, या ये लिख सकते हो can be used in specific ways, in many ways लिखो, in many ways to identify it out, to determine,
देर आर सर्टेन वेज द बाई विच वी कैन, या लिख सकते हो टू आइडेंटिफाई भी लिख सकते हो आप लोग कि काफी तरीके हैं स्ट्रक्चर को ऑपरेशन को यूज करने का, कि वेदर दीज आर वो मतलब आइडेंटिकल है कि नहीं। तो फर्स्ट वन हम लोग जो यूज करने वाले, फर्स्ट इज दिस फॉर फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, for purpose of comparison a Fisher projection may be rotated 180 degree on the plane, may be rotated 180 degree on the plane of the paper। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए बात करते हैं। इस तरीके से आपके पास में COOH है, ये H है, ये आपके पास OH है, और यहाँ पे आपके पास में CH2OH है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें, इसको रोटेट करें अगर हम लोग, है ना, इसको अगर हम लोग 180 डिग्री वर्टिकली इस तरीके से घुमाते हैं, 180 डिग्री रोटेशन इसको देते हैं, जब हम लोग 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे आपका H है, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH2OH चला गया, और नीचे क्या रह गया आपके पास में COOH रह गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्विवेलेंट है। तो मेजर करने के लिए, यानी आप जो स्ट्रक्चर जनरेट करे हो आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इसको समझना ध्यान से, टू और एनी अदर even number of interchanges, यानी दो इंटरचेंजेस करोगे या दो से ज्यादा इंटरचेंजेस करोगे ऑफ द लिगेंड, चेंजेस ऑफ द लिगेंड, ठीक है, एट वन कायल सेंटर, एक कायल सेंटर पे, एट वन कायल सेंटर, डू नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, डू नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, डू नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि H है, ये OH है, ये आपका COH है, और यहाँ पे आपके पास में CH2OH है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज COH विथ OH, तो दो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इवन नंबर के इंटरचेंज, तो दो टू भी तो इवन ही है, तो एक बार हमने क्या किया, COH को इंटरचेंज किया OH के साथ, यहाँ पे हम OH लिया और यहाँ पे हम लोग COH लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका CH2OH था और यहाँ पे H था, और दूसरा इंटरचेंज दे दो CH2OH और H को, CH2OH को, और किसको दे दिया हमने, H को, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, OH COH, यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपके उसमें CH2OH है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरचेंज देखें ना, यहाँ पे अगर हम लोग इंटरचेंज देखें, तो जो ये दो इंटरचेंज हम लोगों ने दिए हैं यहाँ पे, तो ये देखो कि ये जो फॉर्म निकल के आई है, इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेट करोगे ना, इसको अगर रोटेट करोगे नीचे की तरफ में, तो वापस से मतलब ये सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब ये चीज मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, बट आप अभी मैं आपको कुछ लेक्चर बाद R&S नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं समझा सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका लेता हूँ, देखो ऐसे, ये CH3 है, COH है, मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, OH है, H है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने बेसिक में सीखा होगा। तो अगर मान लो ये मेरा इसको प्रायोरिटी 1 देते, डायरेक्टली अटैच्ड है, ये प्रायोरिटी 2 है आपकी, ये प्रायोरिटी आपका 3 एंड दिस इज प्रायोरिटी 4, तो इसको मैं रोटेट करता हूँ 1 2 3 4, तो ये मेरा S आया, लेकिन फोर्थ पोजीशन इज ऑन माय हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका R में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, है ना, रूल। तो अब देखो, अगर मैंने बोला था कि पहला इंटरचेंज इन दोनों को देते हैं, तो जब इन दोनों को मैंने इंटरचेंज दिया, इन दोनों को इंटरचेंज किया आपस में, तो मेरा क्या फॉर्म बना, यहाँ पे मेरा निकल के आया CH3
यहाँ पे मेरा निकल गया OH, यहाँ पे मेरा H है और यहाँ पे क्या है मेरे पास COH है। अब मैं अगर इसमें देखूँ ना, ये 1 हो गया मेरा, दिस इज माई 2, ठीक है, दिस इज माई 3 एंड दिस वन इज योर 4। तो हायर टू लोअर जाते हैं ना हम लोग, तो हमने क्या किया 1 2 3 ऐसे गए हम लोग, है ना। तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बेसिकली आपके पास में जो है ये फॉर्म जो निकल के आई है आपके पास में, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, ठीक है, इंटरचेंज, फर्स्ट इंटरचेंज हमने गलत दिया ना, OH के साथ हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। लेट मी गिव दिस, इसको करते हैं इंटरचेंज क्योंकि हमने पीछे उसमें गया था ना। फर्स्ट इंटरचेंज हम इसको करते हैं, इन दोनों को देते हैं। तो here is your OH and here is COH and here you have CS3. So first interchange, this one is your 1, this one is your 2 and this one is your 3 and this one is your 4, ठीक है। तो मेजरली आपके पास में हुआ क्या, यहाँ से 1 से 2 गया आपके पास में, तो R से क्या बना आपका, ये आपका R रोटेशन, और R से क्या बन गया आपका S बन गया। ये फोर्थ ग्रुप इज वर्टिकल लाइन, तो R से S बन गया। Now giving another rotation means what? Keep H here and CS3 here and OH here and COH here. Again, this one is your first priority, this one is your second priority, this one is third and this one is your fourth. Now here you can see that कि अगर आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास जो कन्फिगरेशन जनरेट हुआ था ये R था, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस सेंटर में भी आपने क्लॉकवाइज घुमाया आपका इसको, एंड फोर्थ ग्रुप इज ऑन माई वर्टिकल लाइन। नाउ नाउ जब वर्टिकल लाइन में, तो ये भी क्या निकल गया आपका R। तो आप देखो कि पहले का कन्फिगरेशन भी R था और लास्ट का कन्फिगरेशन भी क्या आ रहा है, तो वही तो बोला था इसने कि अगर आप इंटरचेंज क्या करते हो, दो डबल इंटरचेंज देते हो आप लोग, या इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज देते हो लिगेंड पे एक कायल सेंटर पे, तो उसका कन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई भी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नाउ मूविंग फर्दर है, थर्ड पॉइंट जो है वो ये बोलता है आपका, इसको समझना आप लोग कि जनरली आपको क्या होता है, वन चेंज और एनी अदर एक चेंज हो या फिर और एनी अदर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, ठीक है, एट वन कायल सेंटर, एट वन कायल सेंटर, invert the configuration, invert the configuration, configuration को क्या करता है, इन्वर्ट करता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पे आपके पास में इस वाले कार्बन पे R था, है ना, पहले इस पे R था, और R के बाद इधर क्या हो गया आपका, पहला इंटरचेंज देने पर S हो गया, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। सिमिलरली नाउ अगर हम फर्दर बात करते हैं अगले पॉइंट पे, अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट कि 90 डिग्री का रोटेशन देते हैं हम लोग, है ना। तो 90 डिग्री रोटेशन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, अबाउट द कायल सेंटर, ठीक है, इन्वर्ट द कन्फिग्रेशन, इन्वर्ट द कन्फिग्रेशन। तो बेसिकली 90 डिग्री का मतलब क्या है, एक तरीके से सिमिलर है, सिमिलर टू दैट ऑफ, सिमिलर टू द दैट ऑफ इंटरचेंज द लिगेंड पोजीशन, ठीक है, इट इज सिमिलर टू इंटरचेंज द पोजीशन, ठीक है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द रूल यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आप फीचर प्रोजेक्शन को फ्लिप नहीं कर सकते, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पर आप उसका फेस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके से वही होगा कि कॉन्फ़िगरेशन का चेंज करना। तो इट इज नॉट परमिटेड, इट इज नॉट परमिटेड टू लिफ्ट
प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला को वो नहीं कर सकते, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, ऑफ द पेपर, ठीक है, एंड फ्लिप देम और व्यू देम फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ पेपर, ये चीज है, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू बॉन्ड ब्रेकिंग, इसको समझते हैं किस तरीके से, इट इज सिमिलर टू बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बेसिकली अगर जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है तो वहां पे कन्फिग्रेशन होगा, चेंज इन कन्फिग्रेशन होगा ना, जहां पे अगर आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका कन्फिग्रेशन में चेंज होगा। ये एच है, जैसे यहाँ पे सी ओ एच है, यहाँ पे आपके पास ओ एच है, एंड दिस इज योर सी एस थ्री। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, इसको पलट देता हूँ, अगर पलटता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फेस चेंज होगा, सी ओ एच ऐसे रहेगा, आपका सी एस थ्री ऐसे रहेगा, और ओ एच ऐसा है। आप इसको रोटेट कर सकते हो प्लेन पर, लेकिन इसमें फेस को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी इसका फेस चेंज हो गया इस तरीके से, फेस में चेंज आ गया यहाँ पे, तो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिशर प्रोजेक्शन, 6 पॉइंट, फिशर प्रोजेक्शन कैन बी मैनिपुलेटेड, can be manipulated by rotating a group of any three ligands, any three ligands in a clockwise or anti-clockwise direction, in a clockwise or anti-clockwise direction, ठीक है। तो फोर्थ लिगेंड डज नॉट चेंज द पोजीशन, फोर्थ लिगेंड डज नॉट चेंज द पोजीशन, ठीक है, फोर्थ लिगेंड आपका पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब एक ऐसी बात है, ये ऐसी बात है, देखो यहाँ पे अगर इसमें सी ओ एच है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या सी एस थ्री है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या नहीं करेंगे, आपको तीन मतलब एच को यहाँ ले गए, ठीक है, तीन एटम, क्या ये एक काम कर सकते हो, आपकी किसी भी एक एटम को आपने फिक्स कर दिया, यानी एक लिगेंड को फिक्स कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सी एच को फिक्स कर दिया, ठीक है, एच को उठा के यहाँ ले गए, सी एस थ्री ओ एच को यहाँ ले गए, और सी एस थ्री को यहाँ पे ले गए, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके का रोटेशन दिया है कि कन्फर्मेशन टाइप रोटेशन, कन्फर्मेशन टाइप रोटेशन कि इस तरीके से यहाँ ओ एच आया आपका, यहाँ पे सी एस थ्री आया है, यहाँ पे सी ओ एच है, और यहाँ पे क्या आपके पास में एच आया इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरीके का रोटेशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा एज सच। आप क्लॉकवाइज भी दे पाओगे और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहने का मतलब है कि फर्दर आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ से इधर इसको चेंज कर दिया, इसको इधर चेंज कर दिया, और ओ एच की पोजिशन को फिक्स रखा और इसको इधर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक एटम की पोजिशन को फिक्स रखना है। यहाँ सी एस थ्री आ गया आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे एच आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका सी ओ एच आ गया, और यहाँ पे क्या आपके पास में, यहाँ पे आपका ओ एच है। तो इनकी पोजीशन में कोई भी एक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी की पोजीशन क्या रहेगी आपकी फिक्स रहेगी। नाउ लास्ट हम लोग देखेंगे किसको, विल लुक एट सो हॉट्स रिप्रेजेंटेशन। ये इजी है, सच कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने अगर पीछे का देख लिया तो उसी से समझ जाओगे। तो इसमें हमको दो बातें याद रखनी, एक आपके पास में इन्वर्टेड वाई होता है, और एक आपके पास में इरेक्ट वाई होगा, ठीक है, एक होगा आपके पास में इन्वर्टेड वाई
और एक होगा आपके पास में इरेक्ट वाई, यानी ऐसा एक वाई होगा और एक ऐसा होगा। अब क्या करना है, अगर मान लो आपने दो एटम्स को इस तरीके, दो कार्बन एटम को जोड़ दिया, ये फ्रंट कार्बन एटम है, ये बैक कार्बन एटम है। आप बोल सकते हो जहां से आप देख रहे हो उसको विजुलाइज करो, तो ये फ्रंट कार्बन एटम है, एंड दिस इज योर बैक कार्बन एटम। ये आपका अप है और लेफ्ट साइड का है, ये अप है और लेफ्ट साइड में ना, दिस इज योर अप एंड लेफ्ट साइड, ऐसा बोल सकते हो आप इसको, दिस इज योर अप एंड लेफ्ट साइड में, या ऐसा बोल लो, लेफ्ट में बोलो, आपकी तरफ है, टूवर्ड्स यू है ना, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, आप यहां से देख रहे हो इसको, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये आपका कैसा है, ये आपका अप है बट अवे। सिमिलरली यू कैन से दैट इट इज योर अप, ये तो डाउन हो गया, दिस वन इज योर डाउन, ये आपका अप है एंड टूवर्ड हो गया, एंड दिस इज योर अप एंड अवे हो गया, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस, इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, ये भी हो सकता है, आपके पास में दोनों पलट दिया आपने, फिर आपने ये ऐसे भी बना सकते हो, एक इरेक्ट और एक वाई। तो दिस इज बेसिकली, ये जो दो फॉर्म बनाई है मैंने, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, दीज आर एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। एंड जो ये आपके पास में, दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। ये आप इस फ्रंट वाले को भी ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं आप लोग, ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो हम देखेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन लेस स्टेबल होता है, कौन मोर स्टेबल होता है। या ऐसे भी दिखा सकते हैं आप लोग चाहे तो, ऐसे अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के लिए, और ये ऐसे करके दिखाया है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो वही बात है जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा, तो कन्वर्जेंस में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से होता है। थोड़ा सा मैंने इसको गलत तरीके से दिखा दिया है यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक्चुअली ऐसा रहेगा सीधा सीधा की फॉर्म। नाउ इसी से मिलता जुलता हम लोग पढ़ सकते हैं एक न्यूमान प्रोजेक्शन, और न्यूमान में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उन्हीं बातों का। बाकी न्यूमान जो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल यानी कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, ये कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली व्हाट इज न्यूमान प्रोजेक्शन, तो न्यूमान प्रोजेक्शन में आपके पास में एक फ्रंट कार्बन है, एक फ्रंट कार्बन में ऐसे दिखा दिया आपने इरेक्ट वाई, और यहाँ पे आपके पास में इन्वर्टेड वाई, इस तरीके से। उसी तरीके से ये इस तरीके से दिखा दिया एक्लिप्स्ड वाई, है ना। तो बेसिकली दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म एंड दिस वन इज योर एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म में और एक्लिप्स फॉर्म में। इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ये इस फॉर्म की ऐसा करके। चलो ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। सो दिस इज योर अगेन दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म। तो इट इज बेसिकली व्हाट, कि आप लोग ने उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, थीटा आपका 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल, ठीक है, यहाँ पे आपका डायहेड्रल 60 डिग्री एंगल है। तो हम देखेंगे एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा आपके पास में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज तो मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या पढ़ाई, रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया मॉलिक्यूल को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिशर प्रोजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स बताया आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इंटर कन्वर्जन क्या होगा, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है, इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये आप लेक्चर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, ताकि आप फर्दर अपडेटेड रहे हमारे लेक्चर सीरीज से। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।